गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों आपके मेरे दैट इज यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स भाई सौरभ यादव। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमने बेसिक 2 लेक्चर कर लिए हैं और आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें जो भी आज चीजें हम पढ़ेंगे हो सकता है एक क्वेश्चन आपके नीट में जरूर आएगा। तो देखते हैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला जो पॉइंट एनसीईआरटी दे रखा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम आज कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिटेल में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ध्यान से देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो पहला एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्टिकुलरली लोकेटेड होता है इन पेल्विक रीजन। किस रीजन में? पेल्विक रीजन में। तो व्हाट इज दिस पेल्विक रीजन? जैसे ये मान लो ये मदन लाल है, इसका ये नेक हो गया, इसका ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, ये लेग हो गया और ये हो गया। मान लीजिए मदन लाल आज काफी खुश है, ठीक है। आज हमने इनको याद किया है। तो व्हाट इज दिस पेल्विक रीजन? तो पेल्विक रीजन वो रीजन है जस्ट बिलो द एब्डोमेन। आज सिंपली बोले एब्डोमेन के नीचे और थाइज के बीच में। ध्यान रखिएगा, एब्डोमेन के नीचे और थाइज के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलेंगे? पेल्विक रीजन। तो आपका जो या फिर अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वो पूरी तरह से लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन इज दैट रीजन दैट इज प्रेजेंट किसके? एब्डोमेन के नीचे और किसके आसपास में होगा? आपकी थाइज के आसपास में, इन बिटवीन द थाइज होगा। तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज द पेल्विक रीजन। और यहीं पे आपके सारे के सारे क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अ पेयर ऑफ टेस्टिज। क्या बोला मैंने? अ पेयर ऑफ टेस्टिज। ध्यान रखिएगा, पेयर है यानी टेस्टिज के नंबर कितने हो गए? 2। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, और द लास्ट वन दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भैया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड है? तो आपके पेल्विक रीजन में। ये पेल्विक का मतलब क्या होता है? एब्डोमेन के नीचे, इन बिटवीन द थाइज। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नोट डाउन करेंगे इसको। अब हम बात करें जैसे मैं डिवाइड करता हूं ह्यूमन दैट इज ह्यूमन, या फिर अगर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड करना चाहता हूं। पहला जो पार्ट होगा, देखिए 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जा सकते हैं। एक वो सेक्स ऑर्गन होगा जहां पे स्पर्म फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो कई लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है पेनिस होता है। नहीं, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। और अगर मेल की बात करें, मेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म। और ये स्पर्म पार्टिकुलरली किसमें प्रोड्यूस होता है? आपकी टेस्टिस में। सो द हम लोग डिवाइड करेंगे कि जो
प्राइमरली गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो इनकी प्रोडक्शन में मदद कर रहा होगा उन सबको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में। पहला होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसा कि मैंने बोला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। तो भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। क्या कहलाता है, टेस्टिस, जो कैसा है बेटा, पेयर्ड। कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। सो याद कर लीजिएगा, पेनिस जो है वो कतई आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आपका टेस्टिस, और वो भी कैसा है, पेयर। तो ये जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और स्पेशली अगर बोले तो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ में जो भी आपका प्राइमरी सेक्स और दैट इज ऑर्गन होगा वो कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जैसे ये प्रोड्यूस करेगा कुछ हार्मोन। तो टेस्टिस भी कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है, हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो याद रख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कतई भी पेनिस नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, टेस्टिस कहलाता है। या अगर बात बोले डेफिनेशन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होता है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस होगा, फीमेल की बात करें तो ओवरी होगा। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस, पेयर्ड है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट। कौन सा गैमेट, स्पर्म, और ये कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हम लोग पूरी तरह से स्ट्रक्चर और पूरी तरह से फंक्शन देखेंगे, किसका, टेस्टिस का। नोट डाउन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टेस्टिस। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, ये हमारे छक्कन हलवाई भाई साहब हैं, इनकी गला हो गया, ये उनका एब्डोमेन था, इसी के नीचे क्या था उनका, ठीक है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे बोला। तो इस पार्ट को मैं इनलार्ज करूंगा, जो हमारे छक्कन हलवाई भाई साहब हैं उनके एब्डोमेन को इनलार्ज करूंगा और देखने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली है क्या। तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहां मैं बनाता हूं। ये जो कैविटी होगी, एब्डोमेन की कैविटी को बोल दिया मैंने एब्डोमिनल कैविटी। क्या बेटा जी, एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगी, यहां पे कैनाल होगा, यहां भी कैनाल होगा, और इसी से जुड़ा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए बड़ा बनाया है तो थोड़ा और लगेगा, लेकिन आपको चीजों को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए द पार्ट ऑफ, ध्यान से दीजिएगा कि अगर पिछले लेक्चर आपने ध्यान दिया तो हमने बोला था कि जब बच्चा 5वें मंथ का होता है, उससे पहले की बात कर रहा हूं, तो उससे पहले पूरा टेस्टिस कहां होता है, एब्डोमेन में रहता है, लेकिन बाद में ये डिसेंड डाउन करके आता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो ये क्या है बेटा जी, स्क्रोटम। और मैं अगर ध्यान होगा तो याद होगा, तो मैंने बोला था कि एब्डोमिनल कैविटी से ये आपका स्क्रोटम में आता है टेस्टिस बाय अ पैसेज दैट इज नोन एज इंग्विनल कैनाल। याद है आप लोगों को? सो इंग्विनल कैनाल नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज अ पैसेज
थ्रू विच, सपोज करिए बच्चा अभी 4 महीने का है तो उसकी टेस्टिज कहीं यहां होगी, फिर जब 5 महीने के बाद या बर्थ के टाइम पे तो ये टेस्टिज इधर से मूव करके कहां आ जाएंगी, अंदर। तो ये आपकी बड़ी बड़ी ओवल शेप की क्या है, टेस्टिज। क्या होंगी, टेस्टिज। तो याद रखिएगा कि इंग्विनल कैनाल एक पैसेज होता है जिसके द्वारा आपकी टेस्टिज जो होंगी वो कहां आती हैं, डिसेंड डाउन करके आपके स्क्रोटम में आती हैं। दैट इज बाय द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, इंग्विनल कैनाल इट इज बेसिकली क्या है, इट इज अ पैसेज थ्रू विच testes descend down into scrotum at the time of birth। तो याद कर लीजिएगा कि भैया इंग्विनल कैनाल बेसिकली एक पैसेज है जिसके द्वारा टेस्टिज जो कि उसका फॉर्मेशन आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है वो डिसेंड डाउन करके कहां आ जाती है, स्क्रोटम में आती है। दैट इज इंग्विनल कैनाल। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान पे, जो यहां पे एब्डोमिनल कैविटी में जो मसल्स होती हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल। अब बेटा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो एब्डोमिनल मसल होती है ये स्केलेटल मसल है या फिर स्मूथ मसल है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, जो लाइनिंग है एब्डोमेन की वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है या स्मूथ मसल से। तो कई लोग के आंसर आएंगे सर स्मूथ मसल से, लेकिन अगर बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एब्डोमिनल वॉल जो होगी वो आपकी स्मूथ मसल से बनी होगी तो वो क्या आपके कंट्रोल में मूव करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन बेटा बेली डांसर को देखा है कभी, अपने पूरा पेट को मूव करा लेती हैं। चलो उनको छोड़ो, बाबा रामदेव को देखा होगा, बाबा रामदेव भी क्या करते हैं, अपने पूरे पेट को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो बेसिकली अगर बोले तो जो एब्डोमिनल मसल होती है वो स्केलेटल मसल होती है। कौन सी मसल, स्केलेटल मसल होती है। और ये स्केलेटल मसल का मतलब होता है इट इज अंडर आवर ओन कंट्रोल, ये हमारी ओन कंट्रोल में होती है जिसको हम मूव करा सकते हैं। तो एक मसल जो एब्डोमिनल मसल होती है ये यहीं से आपके एब्डोमेन से निकलती है और पूरी तरह से आपके स्क्रोटम को लाइन करती है। इधर से भी आएगी स्केलेटल मसल, ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो आपके पूरे स्क्रोटम को क्या करेगी, लाइन करेगी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस मसल इज व्हाट, क्रीमेस्टर मसल। याद कर लीजिएगा, क्रीमेस्टर मसल। सो क्रीमेस्टर मसल इज बेसिकली कौन सी मसल है, एक प्रकार की स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल। सो एक मसल that is arising from the abdominal cavity and it again coming back to the scrotum, और ये स्क्रोटम के चारों तरफ से लाइन कर लेती है। द नेम ऑफ दैट स्पेशल मसल इज क्रीमेस्टर मसल। कौन सी मसल, क्रीमेस्टर मसल। और ये स्केलेटल मसल है क्योंकि ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा बात सुनिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है क्रीमेस्टर मसल की, सुनिएगा। जब कभी भी ठंडी पड़ती है तो आप देखेंगे कि टेस्टिस थोड़ा बॉडी की तरफ यानी एब्डोमेन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं, तो ड्यू टू द कंट्रेक्शन ऑफ दिस, किसका, क्रीमेस्टर मसल जो होती है इनको कंट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाती है ताकि थोड़ा बहुत उनको वार्मथ मिल सके। जनरली ठंडियों में टेम्परेचर काफी कम होता है और इनको जो टेम्परेचर चाहिए फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस
वो लगभग बॉडी टेम्परेचर से कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, तो ठंडियों के समय में थोड़ी बहुत हीट लेने के लिए टेस्टिस ऊपर की तरफ डिसेंड कर जाते हैं थोड़ी एब्डोमेन के आसपास में। तो भैया ये किसकी मदद से होता है, तो वो होता है क्रीमेस्टर मसल। तो फंक्शन लिख लीजिएगा, which help in positioning of scrotum towards body during विंटर सीजन। ध्यान रखिएगा, तो क्रीमेस्टर मसल वो मसल है जो कि बेसिकली क्या करता है बेटा, पोजिशनिंग करता है किस चीज का, स्क्रोटम, क्योंकि टेस्टिस इसी के अंदर में मौजूद है। तो ये पोजिशनिंग में मदद करता है, स्क्रोटम को ऐसी पोजीशन में प्लेस करता है विंटर सीजन में, ताकि थोड़ा बहुत ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चला जाए और उससे उसको क्या मिल सके, थोड़ी बहुत गर्मी मिल सके। सो क्रीमेस्टर मसल ये एक प्रकार की स्केलेटल मसल है जो हेल्प करती है इन पोजिशनिंग ऑफ स्क्रोटम टुवर्ड्स बॉडी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब जस्ट इसके नीचे पूरी तरह से लाइन करके एक और स्पेशल मसल पाई जाती है, लेकिन ये जो स्पेशल मसल पाई जाती है ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल वो मसल होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो द नेम ऑफ दिस स्पेशल मसल इज डार्टस मसल। नोट डाउन कर लीजिएगा, डार्टस मसल दैट इज अ स्मूथ मसल, दैट इज स्मूथ मसल, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इट इज स्मूथ मसल। सो डार्टस मसल इज द स्मूथ मसल। तो इसका भी एक बेसिक फंक्शन होता है, सुनिएगा, जब डार्टस मसल कंट्रैक्ट करेगी तो भैया स्क्रोटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी आपका क्या कर रहा है, पोजीशनिंग ऑफ स्क्रोटम में ही मदद कर रहा है। तो मेन थिंग है जो डार्टस मसल की बात करेंगे, जो स्मूथ मसल है, ये क्या कर रहा है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा, व्हेन कंट्रैक्ट the size of scrotum will decrease। ध्यान से देखिएगा कि जब डार्टस मसल भी क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, तो स्क्रोटम का साइज घट रहा है। क्रीमेस्टर मसल भी जब क्या कर रहा है, सर्दियों के समय में थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कंट्रैक्ट ही तो कर रहा है। तो दोनों मसल, एक जो स्केलेटल मसल है दैट इज द क्रीमेस्टर मसल और डार्टस मसल, ये दोनों की दोनों मसल हेल्प करती हैं ताकि अच्छी तरह से पोजीशन हो सके किसकी, टेस्टिस को विद इन द स्क्रोटम। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ व्हाट टेस्टिस। It is generally maintaining the temperature that is required by testis for the spermatogenesis. So, पोजिशनिंग की बात करें तो ये दोनों क्रीमेस्टर मसल, डार्टस मसल, क्रीमेस्टर मसल कहां से ओरिजिनेट हो रही है, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल कैविटी से, और ये पूरी तरह से लाइन कर रही है। तो इसका भी मेन काम क्या करता है कि विंटर सीजन में स्क्रोटम को ऊपर की तरफ ले जाना। डार्टस मसल का भी मेन काम क्या था, कंट्रैक्ट करना, ताकि स्क्रोटम का साइज क्या हो जाए, डिक्रीज। तो दोनों मसल का काम, चाहे डार्टस मसल हो चाहे आपका क्रीमेस्टर मसल हो, दोनों हेल्प कर रही हैं इन पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो इस पॉइंट को हम लिखने की कोशिश करेंगे। दोनों मसल को ध्यान में देखिए, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो बोथ द मसल दैट इज क्रीमेस्टर muscle and second that is dartus muscle. Both the muscle help in positioning
ऑफ टेस्टिस, क्योंकि इसी स्क्रोटम के अंदर में मौजूद है ओवल शेप टेस्टिस। क्या मौजूद है आपका? ओवल शेप टेस्टिस। ये आपका स्क्रोटम। ओके, तो ये क्रीमेस्टर मसल और आपका डार्टस मसल दोनों हेल्प करते हैं इन पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस, एंड दिस विल अल्टीमेटली help in regulation of temperature. ओके, याद रखिएगा दोनों, दैट इज द क्रीमेस्टर मसल, ये जो बाहर है इसको हमने बोला क्रीमेस्टर मसल, और जो अंदर है उसको हमने बोला डार्टस मसल। ये दोनों ही मसल पूरी तरह से पोजीशनिंग या टेस्टिस को अपनी पोजीशन में रखने की मदद करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रीमेस्टर मसल एंड डार्टस मसल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए, जो चीजें हमारे एनसीईआरटी में दे रखी हैं कि भैया ये जो टेस्टिस होता है ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में नहीं मौजूद होता है, बट इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो ये टेस्टिस कहाँ मौजूद होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी? इसका एक छोटा सा आंसर है जिसको आपको याद करना है कि जो भैया जो टेम्परेचर चाहिए, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए आपकी टेस्टिस या हमारी टेस्टिस, सबकी टेस्टिस कहाँ मौजूद होती हैं? स्क्रोटम में मौजूद होती हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, क्योंकि भैया एक टेस्टिस ये है और एक टेस्टिस ये है, तो कितने हो गए? 2। अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड, कहां सिचुएटेड है? आउटसाइड द abdominal cavity, outside the abdominal cavity within a pouch known as, इस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। ओके, और ये स्क्रोटम क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो ये स्क्रोटम प्रोवाइड कर रहा है टेम्परेचर विच इज लेस देन 2 लेके कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो नोट डाउन करेंगे, द स्क्रोटम helps in maintaining low temperature, of testis। कितना भैया? ध्यान रखिएगा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। कितना लेस होगा? लो टेम्परेचर, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर कम होगा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर, तो इसको आप ऊपर लिख लेंगे, the scrotum helps in maintaining low temperature about 2 to 2.5 degrees Celsius lower than that of the normal body temperature required for spermatogenesis. नोट डाउन कर लीजिएगा, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो याद रखिएगा, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज बेसिकली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ द normal body temperature. That's why the testes descend down into the scrotum, क्योंकि यहाँ पे उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड होता है और इसीलिए वहां स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल है। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं भी सोच रहा हूं आप लोगों के साथ भी डील करूं उस क्वेश्चन को कि टेम्परेचर required for spermatogenesis। ओके, देखते हैं। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 39 डिग्री सेल्सियस, सी 34.5 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन करेंगे, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसमें से अगर मैं घटा दूं 2.5 3 में से 1, सॉरी दैट इज 13 में से ये बच गया 3 में से 1 और 3 1 4, लगभग आपका आएगा। अगर 37 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा 37.0 माइनस करना, सॉरी 0 में से 5 गया 5, मैंने 32 लिख दिया था, 37 7 में यानी 6 में से 2 गया 4, तो गलती से मैंने 32 लिख दिया था, दैट इज 37, तो 37 में से घटाओगे तो कितना होगा 34.5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, दैट इज 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज नियर अबाउट 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप टेस्टिज को देखेंगे, ये जो टेस्टिज, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये जो टेस्टिज होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, जैसे हम लोग अगर बात करें नॉर्मली आपने एक देखा है, एक को क्या बोलते हैं ओवल, तो इसका भी शेप जो होगा, टेस्टिज का शेप कैसा होता है ओवल, क्या होगा ओवल। और इसकी डायमेंशन दे रखी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई है। तो भैया ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ। तो लेंथ ज्यादा दिख रही है, तो लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन करेंगे कि टेस्टिज कैसा है ओवल इन शेप। टेस्टिज कैसे होते हैं
ओवल इन शेप एंड इसका साइज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइज इसकी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी कितनी 4 से लेके 5 सेंटीमीटर और विड्थ हो जाएगी कितनी 2 से 3 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा कि टेस्टिस किस शेप का होता है, ओवल शेप होगा और इसके लेंथ जो होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट दे रखा है आपके एनसीईआरटी में भी, जो कि एक लाइन है, तो ज्यादा कई लोग उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। जैसे एक है ना, एक लाइन दे रखी है, तो कौन सी लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है टेस्टिस आर कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, और इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस के बाहर में कुछ डेंस कवरिंग होती है। बेसिकली इस तरह का कवरिंग जो आपके टेस्टिस के चारों तरफ पाई जाएगी, तो यही एनसीईआरटी बतानी चाहती है कि टेस्टिस आर बेसिकली कवर्ड बाय सम डेंस कवरिंग, द नेम ऑफ दैट डेंस कवरिंग। देखिए, जनरली आपको आस्क नहीं किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक दो डेंस कवरिंग को आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कहीं पूछ दे तो टेस्टिस आर कवर्ड बाय सम डेंस कवरिंग, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी डेंस कवरिंग हो सकती है, तो भैया आप लोग पढ़ेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, या फिर एक और हो सकती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो देखिए, जनरली नहीं दे रखा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस डेंस कवरिंग। तो भैया ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के चारों तरफ कुछ डेंस कवरिंग मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, दीज आर द डेंस कवरिंग which is particularly found around the testis, that is called as tunica, tunica, albuginea, albuginea, and tunica vaginalis, vaginalis। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो आज हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बड़ी ही बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आ जाइए, ये जो पार्ट है ये भैया आपका टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस। सुनिएगा, हर टेस्टिस में, मैंने बोल रहा हूं कितनी है भैया, 2 टेस्टिस, यानी आप पेयर ऑफ टेस्टिस है। ईच टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अगर बात करें, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस में कितने होंगे, 250। तो इधर भी तो होंगे, इधर भी कंपार्टमेंट। तो बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, एक ट्रेन है, ट्रेन, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, S1, S2, S3, S4। तो उसी तरह से एक टेस्टिस, मान लीजिए एक ट्रेन है और उसके अलग अलग कंपार्टमेंट है, S1, S2, S3। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स क्या है भैया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहां हो गए। तो इस टेस्टिस में भी कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हो गए, 250। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फाउंड इन टेस्टिस, टोटल, तो कितना होगा, 250 कितना हो जाएगा, 500। लेकिन अगर पूछ दे कि नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फाउंड इन ईच ओवरी, तो एक ओवरी में कितना होगा, 250।
तो पूरा ये जो टेस्टिज होता है एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें अलग अलग क्या बेटा कंपार्टमेंट्स है। तो हर टेस्टिज के अंदर में 250 अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ईच टेस्टिस has about 250 compartments called as testicular lobules। ये जो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं टेस्टिज के अंदर में, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ध्यान रखिएगा, इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो टोटल पूछेगा तो कितने होंगे 250 कितने हो गए 500। और अगर क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स विथ इन ईच ओवरी, तो एक ओवरी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा ओनली 250। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भैया टेस्टिज एक ट्रेन की तरह है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, डिब्बे हैं। तो भैया ये जो कंपार्टमेंट और डिब्बे होते हैं टेस्टिज के अंदर में वो 250 है एक टेस्टिज में, उनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नोट डाउन कर लीजिएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ध्यान रखिएगा। और कितने हैं, तो 250 इधर 250 इधर, टोटल 500। अगर एक ओवरी में एक टेस्टिज में पूछे तो कितना होगा 250। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करते हैं। मैं इस बहुत बड़े बड़े टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनको मिटाता हूं और इनके जगह पे केवल एक या दो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक बड़ा ही टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये एक बड़ा टेस्टिकुलर लोब्यूल। सुनिएगा, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, जरा इसको मैं बाहरी बना लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे देखते हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, जैसे ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हर इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है नंबर में 2 से 3, इनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नोट डाउन कर लीजिएगा, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड विद इन ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल में 2 से लेके 3 आपके ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, स्पर्म प्रोडक्शन का काम है किसका, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे ये मान लीजिए ये हो गया टेस्टिस, क्या हो गया टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो लगभग कितना होगा 250। ओके, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में, जैसे ये मान लीजिए एक हो गया हाईली ट्यूबलाइट, इधर मान लीजिए ये 2 हो गया, इधर मान लीजिए ये 3 हो गया। तो हर लोब्यूल के अंदर
दो या दो से ज्यादा मतलब दो या तीन हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यही किस चीज के फॉर्मेशन में मदद करेंगे? स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैं लिखवाता हूं। नोट डाउन करिएगा इसको पहले। बना लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ईच लोब्यूल, अभी मैंने बोला हर लोब्यूल में कितने? 2 से 3। सो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, 1 या 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? इन विच स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हर लोब्यूल जो होगा, हर लोब्यूल के अंदर में एक या एक से ज्यादा मतलब 1 या 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। नोट डाउन करिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो कि आपके जिपमर में पूछा हुआ है कभी। आई थिंक आई डजंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ था। दैट टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस। तो हर टेस्टिस में कितने, और एक डाटा दे रखा था लगभग, जो आंसर का जवाब था वो 750 लेके 1000 के बीच में था। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस। तो भैया पहले सुनिएगा, टेस्टिस एक रखिए, एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स है? तो कितने हैं? 250 लोब्यूल्स है ना, 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अरे है कि नहीं है? सो एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब ध्यान दीजिएगा, हर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? 1 से 3। तो मैक्सिमम मान लेते हैं 1 लोब्यूल is equal to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो भैया टोटल लोब्यूल कितने हैं? 250। एक में कितने हैं? 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 इंटू 3 लगभग 750 आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है विथ इन ईच ओवरी। और ऑप्शन में दे रखा था ये ऑप्शन, ये तो पूरा नंबर ऑफ क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिए, टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स? 250। एक लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 3। इंटू कर दिया 250 इंटू 3। तो बेसिक आंसर था 750 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था क्या? 750 से लेके 1000। मान लीजिए ए ऑप्शन है। बी में दे रखा था 600 से लेके 700, सी में दे रखा था 500 से लेके 400, और डी में दे रखा था या मान लीजिए
इस तरह से 700 से लेके 600 से लेके 700, 700 से लेके या 500 से लेके 600 और 300 से लेके 400। तो जो सबसे एग्जैक्ट आंसर था वो था पहला 750 से लेके 1000। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उल्टा घुमा के पूछ सकता है ऐसी चीजें। तो इतनी सारी चीजें जो अभी तक हमने की, अच्छे से आपको आई होंगी समझ में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और आगे भी जो कंसेप्ट है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से दे सके कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहां पे कौन कौन सी सेल्स हैं, तो इनको भी हम लेंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का जो लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।